हे दुष्ट नारी, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी इसके जैसे बन जाए। ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरा ये अपराध क्षमा करने के लायक नहीं है। ऋषि अपने कमंडल से जल निकालता है और जल को हथेली में लेकर राजकुमारी को श्राप दे देता है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नमक नामक राज्य का राजकुमार उदय सिंह अपने बगीचे में टहल रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर घायल पक्षी पर पड़ती है। ओहो, ये पक्षी तो कितना घायल है। अरे, और इसका कितना खून भी बह गया है। इसे अभी हमें अपने महल ले जाकर इसका उपचार करना होगा। राजकुमार उदय सिंह घायल पक्षी को अपने साथ महल ले जाता है और वैद्य जी से उस घायल पक्षी का उपचार भी कराता है। आराम से, आराम से, आराम से, घबराओ नहीं, तुम बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। राजा उदय सिंह उस दिन से उस पक्षी का अच्छी तरह ध्यान रखता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में वो पक्षी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। जहाँ भी राजा उदय सिंह जाता, वो पक्षी उसके साथ जाता। इसी तरह वो पक्षी राजा के साथ काफी घुल मिल गया था और राजा उदय सिंह उस पक्षी को प्यार से बुलबुल कहकर बुलाते थे। बुलबुल, लगता है तुम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हो। फिर भी कोई बात नहीं, कुछ दिनों में तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। राजकुमार उदय सिंह अभी उस पक्षी से बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी बहन राजकुमारी मधुमती वहाँ आ जाती है और वो अपने भाई राजकुमार उदय सिंह को उस पक्षी के साथ इस तरह प्यार से बातें करते देख बड़ी खुश होती है। आज इतने समय बाद हमारे भाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये सब इस पक्षी की वजह से ही हुआ है। राजकुमारी मधुमती उस पक्षी के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाते हुए कहती है, धन्यवाद बुलबुल, आज तुम्हारी वजह से हमारे भाई की खोई हुई मुस्कान फिर से वापस आई है। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते। राजकुमार उदय सिंह बुलबुल पक्षी को बहुत प्यार करने लगे थे। बुलबुल पूरे महल में बड़े आराम से घूमता, जैसे वो उसी महल का राजा हो। एक रात बुलबुल महल में घूम रहा था कि तभी अचानक से उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, इतने दिन हो गए, अभी तक तुमने हमारा काम तक नहीं किया। देखो, आज हमारा काम हर हाल में हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इसका अंजाम अच्छी तरह जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आज रात आपका काम पक्का हो जाएगा। कक्ष के बाहर खड़ा बुलबुल पक्षी उन दोनों व्यक्ति की बातें सुन रहा होता है। आखिर ये दोनों व्यक्ति हैं कौन और ये किस काम को अंजाम देने की बात कर रहे हैं? हे भगवान, कहीं ये लोग राजकुमार को तो कोई चोट नहीं पहुंचाने वाले? हाँ, मुझे देखना होगा कि ये कौन लोग हैं। बुलबुल पक्षी उन दोनों व्यक्ति को देखने की बहुत कोशिश करता है, पर उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ होने के कारण वो देख नहीं पाता और तभी वो दोनों न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। अरे, अभी तो ये दोनों व्यक्ति यहीं थे, फिर ये अचानक से गायब कहाँ हो गए? हाँ, मुझे ये बात अभी जाकर राजकुमार को बतानी होगी। बुलबुल उड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उन्हें बताने का इशारा करने ही वाला होता है। नहीं 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 बुलबुल, तुम ये नहीं कर सकते। अगर राजकुमार को तुमने जरा भी बताने की कोशिश की तो जानते हो ना क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात राजकुमार को नहीं बता सकता। हाँ, हे भगवान, मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए बुलबुल परेशान हो रहा था और न जाने कब उसे नींद आ जाती है। और जब सवेरा होता है
और देखता है कि राजकुमार उदय सिंह अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे ये राजकुमार इतनी जल्दी कहाँ चले गए? फिर उसे रात के बारे में याद आता है। हे भगवान, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे अभी जाकर राजकुमार को ढूंढना होगा। बुलबुल पूरे महल में उड़कर राजकुमार उदय सिंह को ढूंढता है, पर वो उन्हें नहीं मिलते। बुलबुल बड़ा ही परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है। अरे 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 अरे, क्या हुआ बुलबुल? तुम रो क्यों रहे हो? राजकुमार उदय सिंह की आवाज कानों में पड़ते ही बुलबुल का रोना बंद हो जाता है और वो उदय सिंह के कंधों पर बैठकर जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जैसे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस 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 बस, मुझे अचानक से जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तुम बेकार में ही इतनी चिंता करते हो। हाँ, मैं तो घबरा ही गया था कि कहीं राजकुमार को कुछ हो न गया हो। अभी राजकुमार उदय सिंह बुलबुल से ये कह ही रहे थे कि तभी उनकी बहन मधुमती वहाँ आ जाती है। भैया, आपने भी ना इस पक्षी को कुछ ज्यादा ही अपने सर पर चढ़ा लिया है। आपका इस पक्षी के साथ इतना प्यार जताना सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी के अभी जंगल में छुड़वा दीजिए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ये बोल भी कैसे सकती हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम बुलबुल से कितना प्रेम करते हैं। उदय सिंह और बुलबुल पक्षी हैरान थे कि मधुमती ये सब कैसे कह सकती है। इस पक्षी का उदय सिंह के साथ ज्यादा मेल झोल सही नहीं है। हमें कुछ करना होगा, पर उससे पहले हमें अपने गुस्से को शांत करना होगा। तभी राजकुमारी मधुमती अपने भाई से कहती है, हम तो ये कह रहे थे कि भाई आप ना इस पक्षी को कुछ ज्यादा ही प्रेम करने लगे। इतना प्रेम तो हमने कभी आपको हमसे भी करते नहीं देखा। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसा नहीं है बहन, जितना मैं इस पक्षी से प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम हम तुमसे भी करते हैं। मतलब भाई आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी औकात इस पक्षी की जितनी है? भाई आज आपको फैसला करना ही होगा। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकते हैं। हमें आज ही इस पक्षी का कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। राजकुमार उदय सिंह की बहन राजकुमारी मधुमती उस रात उस पक्षी के बारे में ही सोचती रहती है, उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सोचती है। हाँ, ये सही है। इससे पक्षी भी रास्ते से हट जाएगा और मुझे मेरा भाई मिल जाएगा। फिर जैसे ही रात होती है, राजकुमारी मधुमती चुपचाप जाकर अपने भाई उदय सिंह के कक्ष में जाती है और धीरे से बुलबुल पक्षी को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसका पिंजरा उठाकर महल से बाहर आ जाती है और उसे दूर एक घने जंगल में छोड़ कर आती है। जब तक इस पक्षी को होश आएगा तब तक इसे कोई जानवर आकर खा जाएगा। फिर ये हमेशा के लिए उदय सिंह से दूर हो जाएगा। राजकुमारी मधुमती महल वापस आ जाती है और उधर पक्षी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। और जब सवेरा होने वाला होता है तभी उसे धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अपने आप को घने जंगलों में पाता है। ये मैं कैसे आ गया? यहाँ कैसे आ गया? और ये मुझे अचानक से ये हो क्या गया था? कहीं इसके पीछे उन्हीं व्यक्ति की कोई चाल तो नहीं जो राजकुमार के बारे में बातें कर रहे थे? हे भगवान, कहीं राजकुमार की जान खतरे में तो नहीं है? शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया हो। हाँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये पहेली है क्या। मुझे अभी के अभी महल जाकर देखना होगा कि राजकुमार सुरक्षित तो है। बुलबुल हिम्मत करके धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करता है,
और काफी दूर तक उड़ने के बाद भी वो वापस उसी जगह आ जाता है। हाँ, बाप रे, इतनी देर से उड़ रहा हूँ लेकिन फिर से वापस उसी जगह पे आ जाता हूँ। ये जंगल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, भूख प्यास के कारण, अरे बाप रे, मेरी क्या हाल। हाँ। भूख प्यास के कारण बुलबुल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने राजकुमारी मधुमती को पाता है जो बेहोश पड़ी हुई थी। अरे, ये राजकुमारी की ऐसी हालत किसने की? बुलबुल राजकुमारी की बंधी हुई रस्सी खोल देता है और तभी राजकुमारी होश में आने लगती है। बुलबुल, अच्छा हुआ तुम आ गए। इससे पहले कि वो डायन यहाँ आ जाए, तुम जाकर मेरे भैया की जान बचा लो, नहीं तो वो डायन उन्हें मार डालेगी। तभी वो बुलबुल पक्षी बोलने लगता है। राजकुमारी जी, बताइए मुझे, राजकुमार को किसी से खतरा है ना? कौन लोग हैं जो राजकुमार को मारना चाहते हैं? बताइए। वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो एक डायन है और आज रात वो भैया को भी मार डालेगी, फिर उसके बाद वो मुझे भी मार डालेगी। तुम राजकुमार से बहुत प्रेम करती हो ना, तो जाकर मेरे भैया की भी जान बचा लो। राजकुमारी, आप चिंता मत कीजिए, आपको और राजकुमार को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बुलबुल, वो डायन यहाँ किसी भी समय आ सकती है, तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी जी, मैं आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। यहाँ से बचने का कोई रास्ता तो होगा ही होगा। रास्ता तो नहीं पता, हाँ एक बार मैंने बेहोशी की हालत में उसे सामने वाली दीवार से जाते हुए देखा था, फिर मैं बेहोश हो गई और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद नहीं। फिर बुलबुल और राजकुमारी थोड़ा घबराते हुए उस दीवार के पास पहुँचते हैं और जैसे ही उस दीवार को हाथ लगाते हैं तो वो महल में पहुँच जाते हैं। तो देखते हैं वो राजकुमारी की जैसे बिल्कुल हूबहू राजकुमार उदय सिंह को शरबत पिलाने के लिए जा रही होती है। रुक जाओ भैया, ये शरबत मत पीना, इस शरबत में जहर है। आवाज सुनते ही राजकुमारी की जैसे दिखने वाली औरत रुक जाती है। राजकुमार अपने सामने अपनी दो बहनें देख हैरान होता है। ये सब क्या है और तुम कौन हो? भैया, मैं आपकी बहन मधुमती, और ये औरत और कोई नहीं, डायन है। ये झूठ बोल रही है, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। उदय सिंह, ये कोई बहरूपिया है जो मेरी जगह लेना चाहती है। इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुँचाए, इसे मार डालिए। तभी वो पक्षी उड़ता हुआ जाकर राजकुमार उदय सिंह के कंधों पर जाकर पहुंच जाता है और उसे इशारे में समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वही ऋषि आ जाते हैं जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था। राजकुमारी जो आपके साथ खड़ी हैं, वो आपकी बहन नहीं डायन है और वो आपको आज मारने ही वाली थी और फिर वो आपकी बहन मधुमती को भी मार डालती। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ऋषि अपने कमंडल से जल निकालता है और सबसे पहले पक्षी पर छिड़क देता है। जल छिड़कते ही वो पक्षी सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। तुम राजकुमारी हो? हाँ, ये पक्षी एक राजकुमारी है और मेरे मना करने पर भी इसने एक पक्षी का शिकार किया और उसकी जान चली गई और मेरे ही श्राप के कारण ये पक्षी बन गई। लेकिन आज ये श्राप मुक्त हो गई क्योंकि इसने तुम्हारी और तुम्हारे बहन की जान बचाई है। तभी वो ऋषि उस बहरूपिया के ऊपर जल छिड़क देते हैं। ओम शाह, जिससे वो अपने असली डायन के रूप में आ जाती है। इससे पहले कि वो डायन राजकुमार और उसकी बहन को कुछ कर पाती, ऋषि कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उस डायन पर भभूत छिड़क देते हैं और डायन हमेशा के लिए मर जाती है। ये डायन काली शक्तियों की पुजारन थी और तुम दोनों ही अश्वनी नक्षत्र के जन्मे हुए हो, इसीलिए वो आज रात तुम दोनों को मारकर अजय होना चाहती थी।
राजकुमार को सारी बात समझ में आ जाती है और वो राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिसमें राजकुमारी भी मना नहीं कर पाती और उन दोनों का विवाह हो जाता है और फिर वो सब साथ में प्रेम से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था क्योंकि उसके पास केवल 1 एकड़ ही जमीन थी, जिसमें वो अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों का गुजर बसर करता था। रामू सुबह सुबह सवेरे उठता, अपने खेत में पूरी मेहनत और लगन से काम करता और थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी सीता, जो समर्पित और मेहनती महिला थी, घर के कामकाज में मदद करती थी। एक दिन रामू अपनी पत्नी सीता से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, इस बार हमारी फसल बहुत ही अच्छी उगी है। लगता है इस बार पैदावार ज्यादा ही होगी। और होगी ही क्यों ना, आप दिन भर जो खेत में काम करते रहते हैं और ऊपर से ईश्वर की कृपा भी तो हमारे साथ है, तभी तो हमारी फसल सभी गांव वालों से अच्छी है। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे और हमारे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है सीता, अब मैं चलता हूँ। मुझे खेत पर अभी बहुत काम करना है। ठीक है जी, मुझे भी बहुत काम है। अभी बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। फिर रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है और अपने खेत में काम करने लगता है। वहीं शंकर और कुंदन, जो रामू को ये सब करते देख रहे थे, शंकर कुंदन से कहता है, कुंदन भाई, रामू की फसल तो बहुत अच्छी उगी है और हमारे खेत तो देखो, लगता भी नहीं कि पूरे साल खाने लायक अनाज होगा भी या नहीं। हाँ शंकर, रामू की फसल तो हमारे मुकाबले बहुत अच्छी है, पर हम क्या कर सकते हैं? हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही हमारे खेत से अनाज निकलता है। लेकिन रामू को देखो, वो दिन भर अपने खेत पर काम करता रहता है, तभी तो उसकी फसल हमसे अच्छी है। हाँ कुंदन भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन ऐसे तो रामू बहुत जल्द धनवान बन जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसकी मेहनत का फल है। हम कर सकते हैं कुंदन भाई, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जो किसी भी फसल में डालने से वह फसल नष्ट हो जाती है। नहीं, ये गलत है, और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर मुखिया जी हमें गांव से बेदखल कर देंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे मेरे भाई, तुम ना एकदम भोले हो। हम दिन में नहीं बल्कि रात में आएंगे और वह दवाई इसकी फसल में डालकर चले जाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। अब शंकर और कुंदन अपने घर जाते हैं। रामू अभी तक खेत में ही काम कर रहा था। रामू को काम करते करते शाम हो जाती है। तभी रामू अपने आप से कहता है, आज का काम पूरा हुआ। जब मेरी यह फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इसे काटकर पूरी साल के लिए रख लूंगा, और जो भी अनाज बचेगा उसको बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उनसे अपने बच्चों का अच्छे से स्कूल में दाखिला कराऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर की तरफ निकल जाता है। रामू को घर जाते शंकर और कुंदन देख रहे थे। तभी शंकर कुंदन से कहता है, चलो कुंदन भाई, अब चलते हैं। रामू भी अपने घर की तरफ निकल गया है, अब कोई भी खेत की तरफ नहीं होगा। शंकर और कुंदन रामू की खेत की तरफ निकल जाते हैं और शंकर पूरे खेत में वो दवाई डाल देता है।
अगली सुबह रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। खेत के पास पहुंचकर रामू देखता है उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी है, जबकि उसके बगल वाली फसल हरी भरी रहती है। ये सब देखकर रामू रोने लगता है और कहता है, हे ईश्वर, ये क्या हुआ? अब मैं अपनी बीवी और बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? इतना कहकर रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी सीता को ये सब घटना के बारे में बताता है। आप चिंता मत करिए जी, हम अभी मुखिया जी के पास जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। वो अवश्य ही हमारी कोई मदद करेंगे। ठीक है भगवान, अब तो मुखिया जी ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। इतना कहकर रामू और सीता मुखिया जी के घर जाते हैं। मुखिया रामू और सीता को देखकर कहते हैं, क्या हुआ रामू, आज तुम दोनों का एक साथ कैसे आना हुआ? तभी रामू रोते हुए कहता है, मुखिया जी, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ रामू, साफ साफ कहो, और तुम रो क्यों रहे हो? मुखिया जी, आज सुबह जब मैं अपने खेत पर गया तो मैंने देखा कि मेरी सारी फसल खराब हो चुकी है, जबकि मैं कल खेत से काम करके घर वापस आया तब मेरी फसल सही थी। भला ये कैसे हो सकता है? क्या सभी की फसलें सूख गई हैं? नहीं मुखिया जी, केवल मेरी ही फसल सूखी है और सभी की फसलें हरी भरी हुई हैं। यह तो बहुत विचित्र बात है कि सिर्फ तुम्हारी फसल खराब हुई है और सभी की फसलें हरी भरी खड़ी हुई हैं। चलो तुम्हारे खेत पर चलकर देखते हैं क्या हुआ है। फिर मुखिया जी रामू के साथ खेत की तरफ निकल जाते हैं। मुखिया जी देखते हैं रामू की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मुखिया जी सोच में पड़ जाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, तुम्हारी फसल अपने आप से खराब नहीं हुई है, लगता है किसी ने तुम्हारी फसल में विषैली दवाई डाली है। ऐसा कौन कर सकता है? रामू, शायद तुम्हारा कोई दुश्मन हो। सोचो, तुम्हारी किसी से आपसी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं नहीं मुखिया जी, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तभी मुखिया जी की नजर झाड़ियों के पास पड़ी हुई दवाई की पोटली पर पड़ती है। मुखिया जी उस पोटली को उठा लेते हैं और कहते हैं, ये देखो रामू, लगता है इसी पोटली में उस जहरीली दवाई को लाया गया होगा। तभी रामू की पत्नी सीता उस पोटली को देखते हुए कहती है, मुखिया जी, ये तो शंकर की पोटली है। जब कल मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई थी तब मैंने इस पोटली को शंकर के हाथ में देखी थी। क्या तुम सच कह रही हो सीता? हाँ मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इसी पोटली को शंकर के हाथों में देखी थी और उसके साथ कुंदन भी था। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी शंकर और कुंदन को बुलाकर उनसे पूछता हूँ। फिर मुखिया कुंदन और शंकर को गांव में ही बने एक चबूतरे के पास बुलाते हैं और गुस्से से पूछते हैं, शंकर, क्या तुमने ही रामू के खेत में वह जहरीली दवाई डाली थी जिससे रामू के खेत की सारी फसल नष्ट हो गई है? नहीं नहीं मुखिया जी, भला मैं क्यों रामू की फसल में कोई जहरीली दवाई डालूंगा? झूठ मत बोलो शंकर भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से कलाब को और कुंदन भैया को पोटली ले जाके देखा था जो हमें यही खेत के पास मिली है। कुंदन डर के मारे मुखिया को सब बात बता देता है। हाँ मुखिया जी, शंकर ने ही रामू के खेत में वह जहरीली दवाई डाली थी, पर मैंने तो इससे पहले ही मना किया था, लेकिन इसने मेरी बात सुनी ही नहीं। पर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था जो तुम दोनों ने मेरी फसल बर्बाद कर दी? नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, परंतु तुम्हारी फसल हमारी फसल से बहुत ही अच्छी थी, जबकि मेरी फसल बहुत ही दुर्लभ थी।
तो इसी कारण मैं तुम्हारी फसल में वह जहरीली दवा डाल दिया था। देखो शंकर, रामू अपने खेत में पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, इसीलिए उसकी फसल अच्छी होती है। परंतु तुम दोनों एकदम कामचोर हो, इसीलिए तुम्हारी फसल से अनाज कम निकलता है। और हाँ, मेरा भी फैसला सुन लो कि तुम दोनों के खेत की फसल रामू काटेगा। अगर तुमने अगली बार से कोई भी गलत काम किया, तुम्हें इस गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुखिया जी की सब बात सुनकर कुंदन कहता है, परंतु मुखिया जी, मैंने तो रामू के खेत में कोई जहरीली दवाई नहीं डाली थी।